अच्छा जी, हमने ये बात की है कि हाई लेवल ऑफ एसीटीएच की वजह से आपके पास क्या होगा, आपके पास कॉर्टिसोल का लेवल ज्यादा होगा, बाइलेटरल आपके पास एड्रीनल हाइपरप्लेजिया होगा। अब ये हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, लेकिन हमने तो इसको डिटेल में पढ़ना है इंशाल्लाह क्लिनिकल में। अब यहाँ पे एक चीज ऐड कर लें कि इटियोलॉजी ऑफ हाई एसीटीएच, उधर ही लिखें माइक्रो राइटिंग में ना, इटियोलॉजी इटियोलॉजी ऑफ हाई हाई ACTH। अब मेरा क्वेश्चन है जी डॉक्टर समन से, अगर वो प्रेजेंट है यहाँ पे, डॉक्टर समन, हमने एक ऐसे कैंसर की बात की थी जो 3 हार्मोन की सिक्रीशन को रिस्पॉन्सिबल था, मतलब उसकी सिक्रीशन होती थी, एक ऐसा कैंसर पढ़ा था हमने, 3 हार्मोन की सिक्रीशन वो करवाता था, हालांकि होनी नहीं थी चाहिए, एक्टोपिक सिक्रीशंस थी। डॉक्टर कौशल, हाँ जी, नो नो डॉक्टर ईशा, हमने स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा की बात की थी ना, तो भाई इसमें हम लिख सकते हैं स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, और स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा वी आर नो वेरी वेल कि स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ ADH एंड लीड टू SIADH, एंड आपके पास जनाब ACTH लीड टू कुशिन सिंड्रोम, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास PTHRP लिखा था ना भाई, नोट में ये फिर लिख लें कि स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा इसमें रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ एक्टोपिक जनाब अली हार्मोन। एक्टोपिक का मतलब होता है अबनॉर्मली, एक्टोपिक हार्मोन नंबर 1 आपके पास जनाब अली ADH, ये बात की थी, नंबर 2 आप लोगों ने कहा ACTH, ये बात की थी, और नंबर 3 पे आपने बात की थी PTHRP, पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड। मतलब है तो ये PTH नहीं है, लेकिन एक्ट लाइक PTH, ये भी आपके पास क्या करता था, हाइपरकाल्सीमिया करवाता था, ऐसे ही है ना। इसकी वजह से आप लोगों ने बात की थी SIADH की, अगर आप लोगों को याद हो SIADH की बात की, और इसमें आपने देखा था कुशिंग सिंड्रोम, क्या देखा था, कुशिंग सिंड्रोम। आपके पास कुशिंग सिंड्रोम की बहुत ज्यादा टाइप्स हैं, इसमें आपके पास जनाब कुशिंग डिजीज है, कुशिंग सिंड्रोम है, पैरानियोप्लास्टिक कुशिंग डिजीज है जो कि कैंसर की वजह से होती है, वो आगे इंशाल्लाह देखेंगे। और इसमें आपने क्या देखा था, हाइपर काल्सीमिया, बताएं ना प्लीज, हाइपर काल्सीमिया की बात की थी ना। तो आप मुझे ये बताएं, क्या ये मैंने सही लिखा है कि इटियोलॉजी ऑफ हाई ACTH स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, कैंसर किसी की बात सुनता है, इसको हमने ब्रोंकोजेनिक लंग कार्सिनोमा की भी बात की थी ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आगे लिखें जनाब अली कार्टिकोट्रोफिक एडिनोमा, हो सकता है कि नहीं हो सकता, कार्टिकोट्रोफिक ट्रोफिक एट्रोफिक एडिनोमा, कि नहीं हो सकता है ना भाई। कार्टिकोट्रॉफ्स जो सेल्स हैं अगर उनका कैंसर हो जाए तो फिर भी तो ACTH का लेवल ज्यादा होगा, तो ये पॉइंट्स आप लोगों को यहां से पता होने चाहिए, ठीक होगा जी। नेक्स्ट, अच्छा यार, हॉस्पिटल के अंदर ना आप लोग फाइल्स पे, जब फॉर एग्जांपल आप वार्ड कर रहे हैं, मतलब राउंड कर रहे हैं वार्ड के अंदर, आप लोग फाइल पढ़ते हैं, पेशेंट क्रोनिकली डिजीज के साथ वार्ड में एडमिट है, ठीक है, तो फाइल में लिखा है, फाइल में क्या लिखा हुआ है, फाइल पे लिखा हुआ है पेशेंट ऑन स्टीरॉइड्स, पेशेंट ऑन स्टीरॉइड्स, इसका मतलब क्या है, हाँ जी, कौन सी स्टीरॉइड्स ले रहा है, पता है इस बात का, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लिख लें, कौन से, यही जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ना, देखें लाइक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये आपके पास स्टीरॉइड्स है ना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वगैरह, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में आपके पास आ जाता है डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक हो गया। तो इसकी जो एग्जांपल है, इसका मतलब ये है कि पेशेंट ऑन प्रेडनिसोलोन, ये आपके पास वन ऑफ द स्टीरॉइड, और इसमें आपके पास फॉर एग्जांपल डेक्सा, या देखें ये मैंने बड़े ऑर्गेनाइज तरीके में लिखवानी है सारी चीजें, डेक्सामेथासोन, ठीक है। और मुझे एक बात बताएं, स्टीरॉइड्स हम किन को देते हैं, फॉर एग्जांपल SLE, फॉर एग्जांपल आपके पास COPD, फॉर एग्जांपल
ऑटोइम्यून डिजीज, फॉर एग्जांपल आपके पास वास्कुलाइटिस वाली जो डिजीज हैं उनमें, ठीक है। तो भाई स्टेरॉइड्स हम उनमें देते हैं ना, तो ये आप लोगों को पॉइंट इसका पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अच्छा जी, अब इसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट लिखें फंक्शन ऑफ सॉरी, इसके बाद क्या था, हेडिंग हमारे पास है, नेक्स्ट लिखें बायोसिंथेसिस ऑफ अड्रीनल कॉर्टिको हार्मोन्स। तो हेलो, तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या था, टॉपिक का नाम है नंबर 4 पे बायोसिंथेसिस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, ये यकीन करें एफसीपीएस में, प्लैब में, यूएसएमएलई में, पीएमडीसी, आपको पता है पीएमडीसी हो गई एस्टेब्लिश, ठीक है, एनआरई आ गया, ठीक है, उसमें भी इंशाल्लाह प्रीवियस जो एग्जाम्स उनमें भी, तो इसमें से एग्जाम आता है। लिखिए एमसीक्यूज टॉपिक है ये, एमसीक्यूज टॉपिक, और हम एमसीक्यूज इसमें से निकालेंगे। बायोसिंथेसिस ऑफ अड्रीनल जनाब अली अड्रीनोकॉर्टिको स्टेरॉइड्स हार्मोन। अच्छा, एक बुक में ऐसे भी लिखा है और ऐसे भी लिखा हुआ है कि बायोसिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स हार्मोन, सिंपल ऐसे भी लिखा होता है, तो बायोसिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स हार्मोन, ठीक होगा, स्टेरॉइड्स हार्मोन। तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब होता क्या, लिखना कैसे है, पहले तो ये सुने मुझे, हेलो, पहले मुझे सुने लिखना कैसे है। हॉरिजॉन्टली पेज को लेना है, आमने सामने पेजेस होने चाहिए, क्योंकि ये एक आपने फ्लो चार्ट बनाना है। हॉरिजॉन्टली आमने सामने पेजेस, माइक्रो राइटिंग बाद में नहीं कहना कि सारे हमारे तो पेजेस पे पूरा ही आया, और एक साइड से स्टार्ट करना है, और एक साइड से स्टार्ट कर दूसरी साइड को लेके जाना है, दूसरी साइड को और नीचे को, साइड को नीचे को। तो लिखो आप लोग, मैं इसको रेट करने लगा क्योंकि मुझे भी मतलब कि अपने हिसाब से इसको लेके चलना होगा। लिखें नंबर 1, देखिए पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाना प्लीज। यहां पे लिखें कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल आपके पास इसके सामने लिखें कि जनाब कोलेस्ट्रॉल के बारे में ये लिखें कि प्रीकर्सर फॉर, लिखें प्रीकर्सर फॉर ऑल, हाँ जी, प्रीकर्सर फॉर ऑल अड्रीनल कॉर्टिकल हार्मोन, अड्रीनल कॉर्टिकल हार्मोन। ये सब जितने भी अड्रीनल कॉर्टिकल हार्मोन्स है ना, ये सारे के सारे आपके कहां से बनेंगे, इस कोलेस्ट्रॉल से। और कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम जानते हैं कि ये कितने कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, हाँ जी, ये आपके पास जनाब अली 27 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। पहले मैंने लिखा था ना ये बात, इसलिए मैंने लिखा था इसको। अच्छा, अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, और टोटल नंबर ऑफ स्टेरॉइड्स आपके पास कितने हैं, पहले तो ये भी देख लें। एक साइड पे नोट लिखे जरा प्लीज, एक साइड पे नोट लिखिएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टेरॉइड्स हार्मोन, कि टोटल नंबर ऑफ स्टेरॉइड्स हार्मोन आपके पास कितने हैं, वो है जी आपके पास 10। कितने, 10। अब 10 में से आपके पास है, देखें 21 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, ये आपके पास है 4, फिर 19 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, ये आपके पास है 3, फिर आपके पास है जनाब अली इसमें 18 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, ये है 3। टोटल कितने हो गए, 10। 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। तो अब यहां पे ये बात करते हैं इसकी, चलें जी। व्हेन कोलेस्ट्रॉल, अभी लिखिएगा, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए प्लीज, व्हेन कोलेस्ट्रॉल जनाब अली वाई ब्लड कम इनटू अड्रीनल ग्लैंड, कम इनटू अड्रीनल
ग्लैंड, जब ये एड्रीनल ग्लैंड में आता है ना आपके पास कोलेस्ट्रॉल, तो देन कन्वर्ट इनटू, देन कन्वर्ट, हाँ जी, ये कन्वर्ट इनटू, ये आपके पास जस्ट समझाने का मैंने ये फिक्रा लिखा है, कन्वर्ट इनटू जनाब अली कंपाउंड नोन एज, कंपाउंड, कंपाउंड नोन एज, उसका नाम आपके पास क्या है जी, प्रेगनीनोलोन। क्या नाम है उसका, प्रेगनी, मैं बड़ा सा करके लिखने लगा हूं कि पी प्रेगनीनोलोन, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, प्रेगनीनोलोन। अच्छा, ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये कन्वर्ट पता चला किस में कन्वर्ट होता है, हाँ जी, प्रेगनीनोलोन। अच्छा, अब उसके बाद ये जो प्रेगनीनोलोन है ना, अब इसमें एक एग्जाम का क्वेश्चन है, एमसीक्यूज लिख लें जी। ये अब किसकी मदद से होता है, वाई, हाँ जी, कोलेस्ट्रोल डेस्मोलेस, एक एंजाइम है उसका नाम है कोलेस्ट्रोल, वाई, कोलेस्ट्रोल कोलेस्ट्रोल डेस्मोलेस, कोलेस्ट्रोल डेस्मोलेस, और इसके ऊपर लगाएं स्टार, ये एमसीक्यूज एग्जाम का। इसकी बाद इसी से डिसऑर्डर आने हैं, ठीक है, इधर स्टार लगा लीजिएगा, इसको आप नहीं बोल सकते, बल्कि एक साइड पे लिखें एमसीक्यूज, एमसीक्यूज लिखें एक साइड पे कि आप लोग लिखें कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेस, कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेस, डेस्मोलेस आपके पास क्या है, कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेस नंबर 1 रेट लिमिटिंग एंजाइम, रेट लिमिटिंग एंजाइम है ये इन बायोसिंथेसिस, हाँ जी, इन बायोसिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। अगर ये आपके पास जनाब अली काम करेगा ना कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेस, तो देन ही आगे ये प्रेगनीनोलोन बनेगा, और फिर आगे आपके पास ये फ्लो चार्ट चलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना। अगर ये एंजाइम काम नहीं करता, फॉर एग्जांपल अगर आईएमयू का रेक्टर, आईएमयू का ओनर चाहेगा ना, तो ये यूनिवर्सिटी चलेगी, अगर वो चाहेगा तो ये यूनिवर्सिटी बंद भी हो सकती है, समझ रहे हैं। इट्स मीन के कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेस इज अ ओनर ऑफ द फ्लो चार्ट, ठीक हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट प्लीज। और ये जो आपके पास प्रेगनीलोन है ना, इसके बारे में ये याद रखें कि ये आपके पास 21 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। ये क्या है, 21 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। अच्छा, ये भाई जो चीज मैंने कहनी है ना वो याद करनी है, लिखना सारा ही है, जो मैंने कहना वो याद, फ्लो चार्ट सारा याद करने वाला नहीं है ना, आपने कभी अपना जोर लगाना है इस पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद लिखें स्टिमुलेटेड बाय, अच्छा नंबर 2 कि भाई कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेस स्टिमुलेटेड, हाँ जी, स्टिमुलेटेड बाय, ये स्टिमुलेटेड बाय, ये किससे स्टिमुलेट होता है, ACTH से। किससे, ACTH। भाई मुझे ये बताएं ना, अभी आप लोगों ने क्या बात की है कि ACTH आएगा तो आपके पास डिफरेंट स्टेरॉइड्स हार्मोन बनेंगे, ऐसे ही है ना। और स्टेरॉइड्स हार्मोन बनते कहां से हैं, कोलेस्ट्रॉल से। किसकी मदद से, रेट लिमिटिंग एंजाइम क्या है आपके पास, कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेस। ये एक्टिवेट कौन करेगा इसको, ACTH। जबरदस्त, आगे बात करते हैं जी, नेक्स्ट लिखें। अब हमारे पास नेक्स्ट इसमें आप लोग बात करेंगे प्रेगनीनोलोन जो है ना, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये प्रेगनीनोलोन नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, एक तो इसने नीचे की तरफ जाना है, और दूसरा इसने यहां से, मैं इसको लेके जा रहा हूं इधर, दो साइड पे एरो बना लें। देखें, मैंने नीचे की तरफ भी एरो लिया है, इधर मैंने रेड की तरफ एरो ले लिया। अब नीचे की तरफ जब ये जाएगा ना, तो नीचे बनेगा आपके पास प्रेगनीनोलोन कन्वर्ट इनटू, ये आपके पास कन्वर्ट होगा किसके अंदर, प्रो लिखे प्लीज, प्रोजेस्टेरोन
प्रोजेस्टेरोन, ठीक होगा जी। प्रोनाउंसिएशन पे ना जाइएगा, लफ्ज देख लीजिएगा, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक होगा जी। अच्छा, अब यहाँ पे जो एंजाइम होता है ना, वाई लिखें, वाई 3 बीटा 3 बीटा हाइड्रो, हाँ जी, मैं माइक्रो राइटिंग में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये पूरा टेबल इससे कवर हो जाना। Y3 बीटा हाइड्रो ऑक्सीस्टीराइड, ठीक होगा जी, ऑक्सीस्टीराइड हाइड्रोजीनेस। अच्छा, ये एंजाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखें यहाँ पे नो इंपॉर्टेंट, नो, अभी तक कोई इससे आता ही नहीं, नो इंपॉर्टेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर एग्जाम। भाई वैसे तो इंपॉर्टेंट है लेकिन एग्जाम के लिए, फॉर एग्जाम। अच्छा, नेक्स्ट, अब बात आ जाती है जी आगे 17। अब ये जो प्रेग्निनोलोन है ना, ये फिर कन्वर्ट होता है किसके अंदर, आपके पास 17 हाइड्रो ऑक्सी प्रेग्निनोलोन, प्रेग्निनोलोन, ठीक होगा जी, 17 हाइड्रो ऑक्सी प्रेग्निनोलोन। अब यहाँ पे हुआ क्या है बेसिकली, याद रखिएगा, यहाँ पे एक एंजाइम है, एमसीक्यूज है जी, ये भी एमसीक्यूज है, ये स्टार कभी भी नहीं बोलना, बहुत एमसीक्यूज बार बार इसी पे आता है। तो इसका नाम क्या है, इस एंजाइम का लिखें 17 अल्फा हाइड्रो ऑक्सीलेज, 17 अल्फा हाइड्रो ऑक्सीलेज। ये एंजाइम होगा तो 17 हाइड्रो ऑक्सी प्रेग्निनोलोन बनेगा, किससे, प्रेग्निनोलोन से। नहीं मेरी बात समझे यार, ये बात अंडरस्टैंड की है आप लोगों ने? अच्छा, अब हुआ क्या है, पता ये चला प्रेग्निनोलोन का जो कार्बन नंबर, देखें ये 21 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है ना, इसका जो कार्बन नंबर 17 है ना, उसके ऊपर क्या लग गया आपका, हाइड्रोक्साइड ग्रुप। नहीं समझे, 17 जो कार्बन है किसका, प्रेग्निनोलोन का, उसका जो अल्फा ग्रुप है ना, अल्फा ग्रुप पे क्या लगा, हाइड्रोक्साइड ग्रुप। नहीं बात समझे? आगे देखेंगे। नेक्स्ट, फिर ये जो 17 हाइड्रो ऑक्सी प्रेग्निनोलोन है ना, ये आपके पास कन्वर्ट होता है, इसके बारे में ये अब आपने पॉइंट याद रखना है, ये आपके पास कन्वर्ट होता है DHEA। ये भी थोड़ी देर पहले बात की थी ना, 2 एंड्रोजन्स हार्मोन की बात की थी ना, उधर एक ये भी लिखा था आपने, DHEA लिखा था, अगर आपको याद हो तो। अच्छा, ये जो DHEA ना, यहाँ पे इसका, अच्छा इसकी जो एब्रिविएशन आप लोग जानते हैं ना, डी हाइड्रो एपी एंड्रोसिनोडायोन, ऐसी लिखा है कि नहीं लिखा इसकी एब्रिविएशन, तो ये आप लोगों को पॉइंट इसका पता होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये जो प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन जनाबे अली आपके पास, फिर इसको भी ओरिजेंटल लेके जाएं, ये भी आपके पास कन्वर्ट होता है, प्रोजेस्टेरोन कन्वर्ट होता है 17, देखें 17 हाइड्रो ऑक्सी प्रोजेस्टेरोन, ठीक होगा जी। तो ये भी आपके पास कन्वर्ट होता है किसके अंदर, 17 हाइड्रो ऑक्सी प्रोजेस्टेरोन। अच्छा जी, अब इसमें सुनने प्लीज, अब यहां पे जो एंजाइम काम करता है ना, इसका भी नाम लिखें भाई, जो एंजाइम यहां पे भी काम करता है इसका भी नाम लिखें, उसका नाम है सेम, यही है भाई, सेम यहाँ पे, ये मैं भी वही लिखने लगा, ठीक है, 17 अल्फा हाइड्रो ऑक्सीलेज। भाई ये दोनों सेम एक ही मतलब के काम कर, लेकिन फर्क क्या है, ये प्रेग्निनोलोन कन्वर्ट हुआ है किसमें, 17 हाइड्रोक्सी में, ये प्रोजेस्टेरोन किसमें कन्वर्ट हुआ है, 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन में। नहीं मेरी बात समझे है ना ये बात? आगे, अच्छा अब ये जो है ना, ये आगे कन्वर्ट होता है किसके अंदर, इसके बारे में देख लें जनाब अली, ये फर्दर कन्वर्ट होता है आपके पास यहाँ पे ASD। अभी मैंने बात की थी ना
एंड्रोस्टिनोडायोन की बात की थी कि नहीं की थी? एंड्रोस्टिनोडायोन आपका कहां से बना? 70 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन से। और ये कहां से बना? प्रोजेस्टेरोन से। प्रोजेस्टेरोन कहां से बना? प्रेग्नेनोलोन से। प्रोग्रेगनिनोलोन कहां से बना? कोलेस्ट्रॉल से। बात समझे? अब आपका यहाँ पे एंजाइम होते हैं, यहाँ पे जो एंजाइम है ना उनके नाम लिख लें जिन्होंने ये कन्वर्जन करवाए। उनका नाम है 1720 लाएज एंजाइम। लाएज एंजाइम और नो इंपॉर्टेंट भाई, नो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब 17 भी हो सकता है और 20 लेस एंजाइम, बस सिंपल ये बात। अच्छा जी, और सेम यहां पे भी यही 17 20 लेस एंजाइम, नो इंपॉर्टेंट, दोनों नो इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, अब पहले ना इस नीचे की तरफ जाने से पहले, इसको नीचे के लेके जाने की तरफ से पहले मैं पहले कवर करने लगा हूं आपके पास जोना रेटिकुलरिस को। ठीक है, एक लेयर में कवर कर देता हूं। अच्छा जी, होता क्या है यहां से ये जो है ना, ये आपके पास जो DHEA है, DHEA से आपके पास बनता है एक तो, यार ये बड़ी अंडरस्टैंड करने वाली बात है प्लीज। एक तो ASD बना कहां से? 17 हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन से। और ये जो है ना DHEA, ये भी कन्वर्ट किसमें होता है? ASD में। नहीं मेरी बात समझे? समझे है ना? अच्छा जी, अब यहां से आदत, और अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर ये बताएं ये जो कन्वर्जन हुई है ये किसके थ्रू हुई है? तो ये आपके पास अब Y 3 बीटा सेम यार यही हाइड्रोक्सी स्टीराइड, हाइड्रोक्सी स्टीराइड डी हाइड्रोजिनेज। मेरी बात समझ गए आप लोग के नहीं? भाई DHE किस में होगा? ASD में, और एब्रिविएशन आप लोगों के पास है। अब हमने ये देखना है कि ये ASD क्या करता है, आगे एंड्रोस्टिनोडायोन क्या करता है? एंड्रोस्टिनोडायोन कन्वर्ट इनटू, याद रखिएगा भाई, अब इसकी कन्वर्जन देख लें। और ये जो कन्वर्जन है ना, यहां तक तो आपके पास है, यहां तक जो कन्वर्जन है ना, ये सारी की सारी आपके पास हो रही है जोना रेटिकुलरिस में, ये जोना रेटिकुलरिस में है। और यहां से आपके पास बनने हैं एंड्रोजेंस, ऐसे ही है ना, एंड्रोजेंस बनने हैं। और अब बाकी जितना भी काम होगा ना वो पेरिफेरल टिश्यू में होगा। अगर आप बुक्स को देखें बाकी सारा काम आपके पास कहां पे होगा? पेरिफेरल टिश्यूज में। अब होगा क्या जी? एंड्रोस्टिनिडायोन लिखे, एंड्रो ये जो है। अच्छा, इसकी आगे देखिए कन्वर्जन, इसकी कन्वर्जन कैसी है? इसकी कन्वर्जन में से MCQs आते हैं, वो आपने देखनी है। अच्छा जी, ये आपके पास ना एक तो इसकी कन्वर्जन जो है ना, मतलब होती है जी किसके अंदर? टेस्टोस्टेरोन में। किसके अंदर आपके पास इसकी कन्वर्जन होती है? टेस्टोस्टेरोन में। लिखें जी टेस्टोस्टेरोन में इसकी कन्वर्जन है। और आगे टेस्टोस्टेरोन जनाब अली क्या करता है? कन्वर्ट होता है दो के अंदर। और एक इसकी कन्वर्जन है, देखें जी यार प्लीज इधर देखें, एक टेस्टोस्टेरोन में ये आपके पास कन्वर्जन हो रही है इसकी, और दूसरी इसकी कन्वर्जन है डायरेक्ट जनाब अली इसमें एस्ट्रोन में। किसमें? एस्ट्रोन में, एस्ट्रोन। अच्छा, अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है ना, टेस्टोस्टेरोन इसकी आगे कन्वर्जन है, ठीक है, दो में, टेस्टोस्टेरोन की आगे दो में कन्वर्जन है। ये भी आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है। बाकी एंजाइम इसकी बाद में बात करते हैं, एंजाइम कौन कौन से हैं। ASD कन्वर्जन किस किस में? टेस्टोस्टेरोन में, फिर किस में? एस्ट्रोन में। बात समझे? फिर टेस्टोस्टेरोन आगे दो के अंदर है। एक आपके पास जनाब अली टेस्टोस्टेरोन जाता है DHT में, DHT में टेस्टोस्टेरोन है। और एक आपके पास यहां से बन रहा है एस्ट्राडायोल में। किसमें? एस्ट्राडायोल। और ये जो एस्ट्राडायोल है ना, इनकी आपस में बाई डायरेक्शनल कन्वर्जन है। बाई डायरेक्शनल दोनों साइड पे, ठीक होगा जी, बाई डायरेक्शनल कन्वर्जन।
ये आपने पॉइंट बुक से देख लें, बड़े ऑर्गेनाइज मेथड में मैं इसको समझा रहा हूं आप लोगों को, ठीक हो गया। सुन लें एक दफा बात क्या हुई है। प्रेगनिनोलोन है 70 हाइड्रोक्सी प्रेगनिनोलोन में कन्वर्ट हुआ। प्रोजेस्टेरोन कहां से बना? प्रेगनिनोलोन से। इससे क्या बना? 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन विद द हेल्प ऑफ 17 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज। फिर ये कन्वर्ट हुआ एएसडी में, और ये कन्वर्ट हुआ डीएसडी डीएचई में, डीएचई फिर आगे कन्वर्ट हुआ किसमें? एएसडी में, ये भी एएसडी में विद द हेल्प ऑफ 17 20 लेज एंजाइम प्लीज। और यहां से एएसडी, एएसडी आगे किसमें? दो कन्वर्जन है, एक आपके पास टेस्टोस्टेरोन है, एक आपके पास एस्ट्रोन है। एस्ट्रोन इज अ टाइप ऑफ एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन की 3 टाइप्स हैं। अभी एक साइड पे मैं ऑर्गेनाइज मेथड में लिखवाता हूं। अच्छा, ये जो है ना डीएचटी, डीएचटी इज द मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ये क्या है? मोस्ट, ये एक्टिव फॉर्म है, मोस्ट एक्टिव। ये जो कपल आते हैं ना, जब फॉर एग्जांपल डॉक्टर उमर है, मेल पेशेंट आया गायनियोक्स के डिपार्टमेंट में, डॉक्टर साहब बच्चे पैदा नहीं हो रहे, डॉक्टर साहब बच्चे पैदा नहीं हो रहे। डॉक्टर साहब ने पूछा कब से? तो अगर हिस्ट्री आएगा 2 साल की तो इसको कहते हैं इनफर्टिलिटी। 2 साल की हिस्ट्री होना इनफर्टिलिटी के लिए एक शर्त है कि जब भी पेशेंट आए, कभी भी 1 साल वाले कपल को आप इनफर्टिलिटी कंसीडर नहीं करेंगे, कभी भी लेस देन 2 ईयर वाले को इनफर्टिलिटी कंसीडर नहीं करेंगे। अगर तो 2 ईयर की हिस्ट्री है तो उसको आप कहेंगे इनफर्टिलिटी की। और आप फिर क्या करते हैं? आप सीमन एनालिसिस करते हैं ना, तो उसमें आप जो वैल्यू चेक करते हैं वो टेस्टोस्टेरोन नहीं, उसमें आपने मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ ये चेक करते हैं, डीएसटी, ठीक है। ये मोस्ट एक्टिव फॉर्म है इसके, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट याद रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट आगे देख लें प्लीज। उसके बाद है और अच्छा, अब इसमें एंजाइम्स की बात करते हैं। आपके पास एमसीक्यूज है, एमसीक्यू लिखे जी। इसके अंदर जो इसकी कन्वर्जन में एंजाइम काम करता है ना, ये एमसीक्यूज है। 5 अल्फा रिडक्टेज, 5 अल्फा रिडक्टेज, ये एंजाइम किसमें काम करता है? टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट इनटू डीएसटी। नहीं मेरी बात समझे? जैन आप लिख रहे हो? अच्छा, आगे इसके अंदर क्या है जी? इसमें इसकी और इसकी जो कन्वर्जन है ना यार, इन दोनों की जो कन्वर्जन है, एक एंजाइम को रहता है, उसका नाम है अरोमाटेज। अरोमाटेज, ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए भाई। अरोमाटेज ने एसीडीएच को किसमें कन्वर्ट किया? हाँ जी, अरोमा एंड्रोस्टिनोडायोन आपके पास कन्वर्ट हुआ किसमें? इसमें एस्ट्रोन में, किसकी वजह से? अरोमाटेज की वजह से। फिर टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट हुआ किसमें? एस्ट्राडायोल में, तो ये भी किसकी वजह से? अरोमाटेज की वजह। टेस्टोस्टेरोन इसमें कन्वर्ट हुआ किसकी वजह से? 5 अल्फा रिडक्टेज की वजह से। नहीं बात समझे? नेक्स्ट लिखे जी, रेट लिमिटिंग एंजाइम, ये एमसीक्यूज लिखे। मेरे ख्याल में ये आपको सही समझ आ गई है ना? हाँ जी। सो यहां से ये चीज आपको क्लियर होगी। अब लिखें जी एक नोट। नोट में जो चीज आप लोगों को एमसीक्यू से पता होनी चाहिए। देखिए एमसीक्यू से फिजियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत कम है, लेकिन हमें तो जाना पड़ेगा इंटरनल मेडिसिन में, वहां से ही एमसीक्यूज को प्रोफेसर जो है ना लव टू आस्क क्वेश्चंस। और यहाँ पे आप लोगों ने जो लिखना है इसका नोट लिखें, रेट लिमिटिंग एंजाइम फॉर रेट लिमिटिंग एंजाइम फॉर एक्टिव फॉर्म ऑफ एस्ट्रोजन, फॉर एक्टिव फॉर्म ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन की जो एक्टिव फॉर्म है, अभी बात करते हैं कि जो इसकी मोस्ट एक्टिव फॉर्म है, फिर उससे लेस जो एक्टिव फॉर्म है, फिर जो उससे लेस एक्टिव फॉर्म है उसकी बात करते हैं। एस्ट्रोजन फॉर्मेशन, तो वो आपके पास क्या है? हाँ जी बताएं ना। इस यहां से आपको क्या लगता है कौन सा रेट लिमिटिंग एंजाइम है? अरोमाटेज है ना? अरोमाटेज, तो लिखें जी अरोमाटेज।
अरोमाटेज इज जिसके सामने भी आता है उसका मतलब एंजाइम ही होता है, ये बात तो आप लोग जानते ही हैं। अच्छा, बहरहाल यहां से आगे बात करते हैं। अब इसकी जो एब्रीवेशन है वो लिखें, डाई हाइड्रो, हाँ जी, डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। तो ये बात आप लोगों ने यहां से क्लियर की है, ठीक हो गया जी। तो एक्टिव फॉर्म जो है इसकी आपके पास ये है, लिख लें जी, मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन की जो एक्टिव फॉर्म है वो आपके पास क्या है, एस्ट्राडायोल, ठीक हो गया जी। तो ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। और बाई डायरेक्शन है, यहाँ पे आपके पास क्या हो रही है, कन्वर्जन हो रही है, ठीक हो गया। सो अभी तक मेरे ख्याल में आप लोगों ने दो जो है ना एंड्रोजेंस की बात कर ली है। अगर मैं यहां से बात करूं आपके साथ कि भाई जोना जोना रेटिकुलरिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड्रोजन, तो कौन कौन से आपने देखे हैं यहाँ पे? वन इज एस्ट्रोजन, ऐसे ही है, वन इज एस्ट्रोजन एंड सेकंड इज टेस्टोस्टेरोन। और याद रखिएगा कि एस्ट्रोजन की आगे कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। इधर एक साइड पे बस आप लोगों ने लिख देना है, अभी इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं, ठीक हो गया। ये दो हार्मोन्स की आपने बात कर ली है। अच्छा, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो यहां पे आप लोगों ने लिखना है, ये लिख लिया। अच्छा, इधर नीचे को आपने जो है ना इसको ड्रा करना है। ये मैंने इंपॉर्टेंट लिखवाया है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाँ जी। और इसके अलावा अरोमाटेज इंपॉर्टेंट है, बस। अच्छा जी, नेक्स्ट हमें क्या करना है, आगे आपके पास ये जो प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन फिर कन्वर्ट होता है, लिखें जी कन्वर्ट इनटू, ये आपके पास कन्वर्ट होता है जनाब अली इनटू 11 डीऑक्सी कार्टिकोस्टेरोन। 11, ये 11 है, डी ऑक्सी, 11 डीऑक्सी, डीऑक्सी कार्टिकोस्टेरोन, 11 डीऑक्सी कार्टिकोस्टेरोन। अच्छा, अब इसकी कन्वर्जन में प्रोजेस्टेरोन कन्वर्ट इनटू 11 डीऑक्सी कार्टिकोस्टेरोन, तो यहां पे इसकी जो कन्वर्जन है, इसमें जो एंजाइम रोल प्ले करता है वो आपके पास है, लिखें एंजाइम। एंजाइम इसमें आपके पास है 21 हाइड्रोक्सीलेस, 21 हाइड्रो ऑक्सीलेस, और ये इसके ऊपर लगाएं जी स्टार। ये एग्जाम का मोस्ट इंपोर्टेंट वीआईपी, मैं कहता हूं 10 100 स्टार लगाएं इस पे, बार बार वो रिपीट करते हैं। इसको कैसे करते हैं अभी इसकी बात करेंगे। फिर उसके बाद आपके पास है जनाब अली 11 डीऑक्सी कार्टिसोल। यहां से क्या बनता है आपके पास है, देखें, 11 डीऑक्सी कार्टिसोल, 11 डीऑक्सी कार्टिसोल। और 11 डीऑक्सी कार्टिसोल में यहां पे जो आपके पास एंजाइम काम करता है, सेम यही एंजाइम यहां पे भी काम करता है। इसका भी आप लोगों को यहां से पता होना चाहिए। मेरी बात अंडरस्टैंड की है ना, कि प्रोजेस्टेरोन से 11 डीऑक्सी कार्टिकोस्टेरोन और स्टेरोन और 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन से क्या बनता है, 11 डीऑक्सी कार्टिसोल विद द हेल्प ऑफ 21 हाइड्रोक्सीलेस। क्लियर? नेक्स्ट, अब उसके बाद आपके पास, और ये भी बात याद रखिएगा कि ये जो 11 डीऑक्सी कार्टिकोस्टेरोन है ना, इसके बारे में मैंने एक बात आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले बताई थी। ये एक वीक जनाबे अली क्या आपके पास मिनरल कॉर्टिकॉइड है, मैंने बताया था ना, वीक आपके पास क्या है, मिनरल कॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड है। अच्छा, अब ये इसको ये भी कहा जाता है कि आपके पास हाइपर, लिखें, हाइपरटेंसिव एजेंट है, हाइपरटेंसिव एजेंट है ये, ठीक हो गया। तो ये भी आप लोगों ने पॉइंट, क्यों हाइपरटेंसिव एजेंट है इसकी बात करेंगे। अब ये 11 डीऑक्सी कार्टिकोस्टेरोन फर्दर इसकी कन्वर्जन होती है, कन्वर्ट इनटू, लिखें कन्वर्ट इनटू जनाबे अली आपके पास सिंपल कार्टिकोस्टेरोन। सिंपल किसमें, कार्टिकोस्टेरोन में ये आपके पास कन्वर्ट होता है। इसकी आप लोगों को, और इसकी जो कन्वर्जन में रोल प्ले करता है मोस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 5 स्टार लगाएं इसके ऊपर भी,
एमसीक्यू आता है इसमें कि जनाबे वाली 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, ये आप लोगों को यहां से पता होना चाहिए, ठीक। अच्छा, फिर बात आ जाती है जी आपके पास ये 11 डीऑक्सीकॉर्टिसोल, ये जो है ये आपके पास कन्वर्ट होता है फर्दर जनाबे अली, इससे 11 भी खत्म हो जाता है, डी भी खत्म हो जाता है, और ये कन्वर्ट होता है किसमें, कॉर्टिसोल में, कन्वर्ट इनटू कॉर्टिसोल। और कॉर्टिसोल आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि क्या है, ये एक ग्लूकोकोर्टिकॉइड है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें इसकी जो कन्वर्जन में रोल प्ले करता है 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, और यही एंजाइम यहाँ पे भी रोल प्ले करता है। पता ये चला कि यहाँ से 21 हाइड्रोक्सिलेज यहाँ पे काम करता है, और यहाँ से 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज इसकी कन्वर्जन में रोल प्ले करता है, और वो इसकी कन्वर्जन में रोल प्ले करता है। नहीं, मेरी बात समझ, मेरी बात नहीं समझे आप लोग? मतलब भाई प्रोजेस्टेरोन ने इसमें कन्वर्ट किया ना, ठीक है, और बाद में प्रोजेस्टेरोन इसमें कन्वर्जन हुई है तो इसने करवाया है। अगर इससे ये बनेगा तो किसने करवाया, 20 वाले ने, 21 वाले ने। अगर 11 से कॉर्टिकोस्टेरोन बना है तो किसने करवाया, 11 बीटा ने। अगर 11 डीऑक्सीकॉर्टिसोल से कॉर्टिसोल बना तो किसने करवाया, 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज ने। अच्छा, नेक्स्ट कन्वर्ट इनटू, नेक्स्ट इसकी कन्वर्जन देखें आगे, ये आगे आपके पास कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट इनटू जनाब अली आपके पास एल्डोस्टेरोन, किसमें, एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन आपके पास एक स्टेरॉइड हार्मोन है, और इसकी जनाब अली यहाँ पे याद रखिएगा कि इसको जो कन्वर्ट करने वाला बंदा ना, मोस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये भी आप लोगों को पता, और क्लिनिकल में बीइंग अ गुड डॉक्टर आप लोगों की यहाँ पे जो मेडिसिन आपके पास काम करती है ना, उसके वो आप लोग जो मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं ना, वो इस एंजाइम की बेस पे करते हैं, ठीक है। तो ये एंजाइम, इसका नाम क्या है, एल्डोस, लिखें एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन सिंथेस, एल्डोस्टेरोन सिंथेस का मतलब क्या है कि जो एल्डोस्टेरोन को बनाने वाला एंजाइम। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अब कुछ ऐसी ड्रग्स हैं यहाँ पे आपके पास जो इसको क्या करती हैं। अच्छा, एल्डोस्टेरोन सिंथेस के ऊपर जिस चीज का पॉजिटिव इफेक्ट होता है ना, आप लोग पढ़ते हैं एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2 का इसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव इफेक्ट। वो इसको ज्यादा से ज्यादा इसको स्टिमुलेट करता है, और वो ज्यादा से ज्यादा एल्डोस्टेरोन को क्या करता है, बनाता है। ठीक हो गया जी। अब मुझे ये बताएं, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जो एल्डोस्टेरोन जिस लेयर में बनता था उसका नाम क्या था, जोना, हाँ जी, जोना ग्लोमेरुलोजा। ये आपके पास जोना ग्लोमेरुलोजा, ठीक हो गया जी। तो इसका आपको, और जोना ग्लोमेरुलोजा में आपके पास क्या बनता, मिनरल कॉर्टिकॉइड। व्हाट हैपेंड विद यू, आर यू टायर्ड? अच्छा, अब कार्टिसोल, अगर कार्टिसोल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास, अच्छा फर्स्ट ना वैसे कार्टिसोल तक ही बात मतलब हो जाती है, लेकिन ये आपके पास जो है ना, अब जब कार्टिसोल की मेटाबॉलिज्म हो जाती है ना, तो ये आपके पास कन्वर्ट होता है किसमें, कोर्टिसोन में, कार्टिसोन। और अच्छा, इसकी कन्वर्शन को रोकने के लिए, इनहिबिट करने के लिए, भाई नेगेटिव का मतलब है इनहिबिट करना, ठीक है। अब इसको इनहिबिट करने के लिए आपके पास एक ड्रग का नाम है ग्लाइसी, लिखें GLYCY, ठीक हो गया, ग्लाइसी रिएट्रिनिक, इसकी का प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, ठीक है। और ये एक ड्रग का नाम है जो क्या करती है, इसका मतलब है इनहिबिट, भाई इसकी कन्वर्जन को क्या करती है, ये इनहिबिट करती है, ठीक हो गया जी। अब उसके बाद नेक्स्ट, और ये जिस लेयर में आपके पास ये वाला सीन हुआ है, मुझे आपने बताना है जिस लेयर में ये बना है, ये कौन सी लेयर है डॉक्टर ईशा? जोना फैसिकुलेटा, जोना फैसिकुलेटा, ठीक है। तीनों लेयर्स आप लोगों को पता चल गई। अब मुझे ये बताएं, जोना ग्लोमेरुलोजा से आपने क्या बनाया है, ग्लोमेरुलोजा से आपने क्या बनाया, एल्डो, ठीक हो गया जी। एल्डोस्टेरोन आपने बना लिया, उसके बाद इसमें से क्या आपने बनाया, हाँ जी, कार्टिसोल, ओके।
इसमें से कॉर्टिसोल, और इसमें यहां से क्या बनाया था आप लोगों ने, जोना रेटिकुलरिस से एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4। तो हमने क्या कहा था, आउट ऑफ 10 स्टेरॉइड हार्मोन आपके पास 4 क्या है जी, यहाँ पे एंडोक्राइन है। नहीं समझ आई? अच्छा जी, ये भी बात आप लोगों ने कर ली। उसके बाद और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हार्मोन है ये किस में रोल प्ले करता है, स्ट्रेस में ना। स्ट्रेस के अंदर कॉर्टिसोल का रोल मतलब होता है भी, इंशाल्लाह इसके फंक्शंस की बात भी करेंगे और आप लोग इसको देखेंगे भी। एनी क्वेश्चन प्लीज? हाँ जी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट लिखें, मैंने इधर लिखवाना था आपको 3 टाइप्स, ऐसे ही है तो लिखें, यहां पे लिखें एस्ट्रा, हाँ जी मुझे पूछे ना, एस्ट्रा डायोल, फिर आपके पास जनाब अली उसके बाद एस्ट्रोन, एस्ट्रोन, और फिर उसके बाद जनाब अली आपके पास जो आ जाती है इसमें क्या, एस्ट्रायोल, एस्ट्रायोल। भाई देयर आर 3 टाइप ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन की कितनी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स, और उनमें से जो मोस्ट एक्टिव है ना ये आपके पास है, मोस्ट एक्टिव मैंने लिखवा दी है ना पहले भी, मोस्ट एक्टिव ये है, और जो लेस एक्टिव है वो ये है, लेस एक्टिव वो आपके पास ये है। ओके, अब क्या आप लोगों को पता है जो एस्ट्राडायोल है ना ये रिप्रोडक्टिव एज में इंक्रीज होती है। ये बात सुन ले, मतलब कि जैसे ही प्यूबर्टी वाली एज होती है ना फीमेल में, जो प्यूबर्टी की एज है मतलब कि 11 12 13 14 इस एज पे इस सॉरी इस एस्ट्रोजन का जो लेवल है ना बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, इंक्रीज ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज में एस्ट्रोजन की इस टाइप का लेवल क्या होता है, ज्यादा होता है। फिर जनाब अली ये जो एस्ट्रोन है इसका लेवल कब ज्यादा होता है, ड्यूरिंग एस्ट्रोन का लेवल इंक्रीज इन मीनोपॉज़म। व्हाट इज मीन्ड बाय मीनोपॉज़म, परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंसेस अराउंड 45 से 50 इयर्स ओल्ड एज। मतलब इस एज पे जाके ना परमानेंटली एक वुमेन के मेंसेस का ना आना उसको क्या कहते हैं, मीनोपॉज़म। ठीक है, और इस पे जो आपके पास एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होता है वो एस्ट्रोन का। फिर बात आ जाती है जी एस्ट्रायोल, और एस्ट्रायोल आपके पास जनाब अली इंक्रीज इन प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी होती है ना तो उस दौरान जनाब अली आपके पास जिस एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होता है वो आपके पास कौन सा है, हाँ जी एस्ट्रायोल। देखें गनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन FSH एंड LH डे 1 से लेकर 20, ये बात सुन लीजिएगा यार प्लीज, 28 डेज का होता है ना नॉर्मली ईच। अगर हम ओवरऑल बात करें उनमें से जनाब अली डे 1 से लेकर डे 5 तक जो फोलिकुलर की ओवेरियन फोलिकुलर की जो मैच्योरेशन करवाता है ना वो आपके पास FSH। ठीक है, फिर डे 5 से लेकर डे 14 तक, ये बात सुनने प्लीज, डे 5 से लेकर डे 14 तक आपके पास एस्ट्रोजन रोल प्ले करते हैं। कौन, एस्ट्रोजन। फिर आपके पास ऑन द डे 14 जनाब अली LH आता है और इसको क्या करता है, ग्रेफियन फोलिकुलर बनाता है, और ग्रेफियन फोलिकुलर इसकी क्या करवाता है, रैप्चर, और रैप्चरिंग करने से आपके पास क्या बन जाता है जनाब अली, हाँ जी ओवुलेशन हो जाती है, और एवोल्यूशन हो जाती है। जो बाकी बचता है वो सेल उसका नाम क्या है, कार्पस ल्यूटम, उसका नाम कार्पस ल्यूटम, और कार्पस ल्यूटम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ प्रोजेस्टेरोन। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगा कि यहां से इसमें इसके दौरान आपके पास कौन सी ऐसी टाइप एस्ट्रोजन की जो यहां पे काम कर रहा है या जिसका लेवल इंक्रीज होगा, मैंने इसलिए पूछा। कौन सा, हाँ जी एस्ट्री, सर एस्ट्राडायोल,
जबरदस्त, वेरी गुड। और भाई ये नॉर्मल मेंसेस की बात की है, यहाँ के ओवुलेशन तो हुई है, ठीक है, एग आया, कुछ स्पर्म आया, कोई अब प्रेगनेंसी है। जब प्रेगनेंसी ही नहीं है तो फिर यहाँ पे ये रिप्रोडक्टिव एज है, रिप्रोडक्टिव एज में मेंसेस आ रहे हैं, तो मेंसेस में कौन सा लेवल होगा? बस मैंने फोकस करवाने के लिए आपको ये समझाया, नहीं बात समझ आई? तो अगर यहां से लेट्स सपोज अगर यहां पे जनाब अली आपके पास स्पर्म भी आता है और स्पर्म आके इसकी फर्टिलाइजेशन करवा देता है, तो फिर कौन सा होगा? एस्ट्रायोल ना, ये प्रेगनेंसी वाला, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है कि जब मेनोपॉज हो। अब आपको अंडरस्टैंड हुई तो बात। नेक्स्ट प्लीज, आगे बात करते हैं, लिखें क्लिनिकल केस। अच्छा, अब आपने सुन लें प्लीज, इधर देखिएगा, आप लोगों ने डॉक्टर ईशा नोट्स में लिखे सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पे एक मैंने लिखा था, किधर ये वाला, एक ये इंपॉर्टेंट लिखे, इसको मिस नहीं करना प्लीज, इसको टिक करें अभी से। 1 2 3 और किधर गया 21 11 3 4 के बाद आपके पास इधर 5 रेक्टेस भी था ना, 5 अल्फा रिडक्टेस, उसको भी हाईलाइट करना है। फिर अरोमाटेस, कितने हो गए टोटल? हाँ जी, हाँ। और ये वाला एल्डोस्टेरोन सिंथेस, कितने हो गए टोटल? इसकी फोटो ले लें और ग्रुप में शेयर कर दें प्लीज, इसकी फोटो लें, क्योंकि बार बार ऐसी चीजें नहीं बनती हैं। अगर किसी का फॉर एग्जांपल मिस हो भी जाए तो आप लोग हाँ, क्लिनिकल केस फ्रॉम द टेबल, बाकी भाई चुप रहेंगे, ठीक है। child brought by their parents, child brought by their parents to clinic doctor doctor Aisha was on duty with junior doctors with junior doctors complain of patient nodding of the head, nodding of head के सामने लिख लें शेकिंग ऑफ हेड। शेकिंग मतलब बच्चा जो था ना छोटा, ऐसे ऐसे सर को मस्त हुआ है पूरा, ठीक है। शेकिंग ऑफ हेड को क्या करा जी, शेकर, फिर कोमा, उसके बाद है एक्सेसिव क्राइंग, बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है, एक्सेसिव क्राइंग। आगे लिखें जनाबे अली एक्सेसिव क्राइंग एंड वोमिटिंग, अच्छा साथ में उसको वोमिटिंग भी है, डिजीनेस किसको कहते हैं? मतलब बच्चा लेस एक्टिव है, स्लीपीनेस है, ठीक है। मतलब ऐसे जैसे स्लीपीनेस, ठीक है। स्लीपीनेस मतलब के लेक ऑफ एनर्जी, उसमें कोई इतनी एनर्जी नहीं है। एंड ऑन फर्स्ट डे ऑफ बर्थ, पैदाइश के पहले दिन जनाबे अली, एंड ऑन डे ऑफ फर्स्ट डे ऑफ बर्थ देयर इज डॉक्टर जुबैर आपके पास बुक है ना? ओपन तो नहीं है?
डॉक्टर जुबैर बंद करो, आगे मैंने लफ्ज ही तब लिखना है ना। देयर इज ambiguous, there is ambiguous genitalia, ambiguous genitalia, उसके बाद lack of secondary sexual characteristics, lack of secondary sexual characteristics। अच्छा जी, लेकर सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या कि जिस तरह अगर एक फीमेल है कि उसके प्यूबिक हेयर में हेयर्स आते हैं, उसके बाद जनाब अली ब्रेस्ट की इंलार्जमेंट, मेल है तो बियर्ड आना, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें मतलब लेक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। वॉइस का डीप होना, ऐसी सारी चीजें नहीं है, ठीक है। अच्छा, लेक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद लिखें जनाब अली अनडिसेंडेड टेस्टिस, अनडिसेंडेड टेस्टिस जनाब अली। उसके बाद लिखें मोस्ट लाइकली एंजाइम डेफिशिएंसी, मोस्ट लाइकली एंजाइम डेफिशिएंसी कि किस एंजाइम की डेफिशिएंसी है। ऑप्शंस नंबर 1 जनाब अली, आप लोग बुक नहीं प्लीज खोलने, ठीक है। 17 नंबर 1 जनाब अली लिखें 11 बीटा हाइड्रो ऑक्सीलेस। उसके बाद है जनाब अली 21, हाँ जी 21 हाइड्रो ऑक्सीलेस जनाब अली। इसके बाद लिखें 5 अल्फा एल्डोस्टेरोन सिंथेस। उसके बाद लिखें जी आप लोग नंबर 4 पे लिखें 3 बीटा जनाब अली हाइड्रोक्सी 3 बीटा हाइड्रोक्सी डिहाइड्रोजीनेस। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट 5 ऑप्शन होते हैं ना, इंटरनेशनल एग्जाम्स हो या फिर आपके अपने एग्जाम्स हो तो 5 होते हैं। तो लिखे जी लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास जनाब अली इसमें नंबर 5 17 अल्फा हाइड्रो ऑक्सीलेस। तो ये है जी आपके पास क्वेश्चन है और आप लोग इसको कर लें, सोचना है तो सोच लें, ठीक है, सोचें। अच्छा जी, इसका जो करेक्ट आंसर था आप लोगों को पता होना चाहिए 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज ये कैसे है। और आप लोगों को पता है कि 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज इज अ ऑलमोस्ट प्रीकर्सर एंजाइम फॉर फॉर्मेशन ऑफ द एंड्रोजेंस। वैसे तो प्रीकर्सर आपके पास है जनाब अली कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज है ना, वो तो रेट लिमिटिंग ऊपर है। अच्छा, अब इसमें केस को करने के इंशाल्लाह हम करेंगे, डोंट वरी, हमने क्लिनिकल में इसको डिस्कस करना है। लेकिन इधर क्या है कि डॉक्टर आयशा थी ओपीडी में बैठी हुई थी, जनाब अली काम कर रही थी विद जूनियर डॉक्टर्स। पेशेंट आया मदर के साथ और बच्चे को शेकिंग हेड थी, बच्चा सर को हिला रहा था और एक्सेसिव क्राई कर रहा था, वॉमिटिंग कर रहा था, डिजीनेस थी, बच्चे को कोई अपनी होश नहीं थी, ठीक है। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द बर्थ देयर इज एम्बिगेसियस जेनिटेलिया, उनको मतलब कोई फर्क। उन्होंने कहा कि बीबी ने ये स्टोरी उन्होंने जब हिस्ट्री ली, डॉक्टर आयशा ने हिस्ट्री ली होगी। अच्छा, ये कब था? उन्होंने कहा कि जी ये जब फर्स्ट डे था तो हमने यहाँ पे पहली बात तो दायां शायां ने मतलब कि पेरिफेरली में चेक कर लेती हैं, फिर डिस्पेंसर वगैरह मतलब कि देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ इसको जो है ना आप डीएचक्यू वगैरह ले जाएं। अच्छा, जब वहां पे आपके पास लेके आए थे एम्बिगेसियस जेनिटली, ना आपको पता चल रहा था ये मेल है, ना पता चल रहा था फीमेल है, और दूसरा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का भी कोई सिनेरियो ही नहीं था, अनडिसेंडेड टेस्टिस डिसेंड नहीं थे किए हुए। आपने सोचा कि यार हाँ शेकिंग ऑफ द हैंड, एक्सेसिव क्राइंग, वॉमिटिंग तो साइन एंड सिम्टम है आपके पास एल्डोस्टेरोन के, ठीक है,
साइन एंड सिम्टम ऑफ एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन जनाब अली इसमें क्या है कि आपके पास एल्डोस्टेरोन का काम क्या है, नॉर्मल फंक्शन है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन एंड सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन। जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी तो बीपी इंक्रीज होगा, बीपी इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से रेज आईसीपी होगा, रेज आईसीपी होगा तो शेकिंग ऑफ द हेड, एक्सेसिव क्राइम बच्चा करेगा, हेडेक की वजह से वॉमिटिंग के चांसेस होंगे। उसके बाद वॉमिटिंग सेंटर भी एक्टिवेट होगा, ब्रेन के अंदर वॉमिटिंग सेंटर है, ठीक है। अच्छा, डिजीनेस क्यों होगी? कार्टिसोल का लेवल इससे स्ट्रेस को फेस करने की कोशिश करेगा, लेकिन स्ट्रेस इतनी होगी कि उसकी वजह से जनाब अली ग्लूकोज का लेवल कम मिलेगा, ब्रेन की जो कंजप्शन न्यूट्रिएंट एनर्जी है वो ग्लूकोज है, उसको एनर्जी कम मिलेगी, एनर्जी कम मिलेगी, डिजीनेस होगी। तो बाकी ये सारे के सारे सिम्टम है, जब एंड्रोजेंस नहीं होंगे तो ये आपके सारे फीचर नहीं आएंगे। इट्स मीन कि आपके पास 17 अल्फा। हाँ, एक बात ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर केस में एग्जामिनर ने दिया 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज और दिया जनाब अली अरोमाटेज, फिर हम परसेंटेज की तरफ देखेंगे, मोस्ट एक्यूरेट की तरफ जाएंगे। हमारे पास मोस्ट एक्यूरेट क्या है, ठीक है। फिर हम रेट लिमिटिंग की तरफ जाएंगे, तो रेट लिमिटिंग एंजाइम फॉर एक्टिव एस्ट्रोजन आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि वो क्या चीज है, हाँ जी, अरोमाटेज। लेकिन फिर दो चीजें हैं, फिर टेस्टोस्टेरोन के लिए 5 अल्फा रिडक्टेज है। अब वो बंदा आपसे ना तो इधर पता चला ये मेल है, ना पता चला फीमेल है, तो वो बंदा आपको वो ऑप्शन ही नहीं देगा। नहीं बात समझे मेरी? समझे ना? ओके।